अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू स्टोरी टेलर्स। हम आपकी भेजी हुई हॉरर स्टोरीज़ को नरेट करते हैं। अगर आपके पास भी कोई हॉरर स्टोरी या वाक़या हो तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में मौजूद व्हाट्सएप नंबर या ईमेल एड्रेस पर भेज सकते हैं। जल्दी से आयतुल कुर्सी का हिसार बांध लें और आज की खौफनाक वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम रिजवान है। ये उन दिनों का किस्सा है जब मैंने इंटर मुकम्मल किया था और मेरी सर्दियों की छुट्टियां शुरू हुई थी। मेरी फैमिली ने डिसाइड किया कि वो मेरी छुट्टियों के कुछ दिन मेरे मामू के फार्म हाउस में गुजारेगी। मेरे मामू ने वो फार्म हाउस कुछ महीनों पहले ही लिया था और अपनी फैमिली के साथ 1 महीना पहले ही वहाँ शिफ्ट हुए थे। हमने अभी तक उनका ये नया फार्म हाउस नहीं देखा था, इसलिए हमने खुशी खुशी अपना सामान बांधा और एक लंबे सफ़र के बाद मामू के फार्म हाउस पहुँच गए। ये फार्म हाउस एक पहाड़ी इलाके में वाक़ था। मौसम इधर का अक्सर ठंडा ही रहता था और तवक्को की जा रही थी कि कुछ दिन में बर्फ़बारी शुरू हो जाएगी। पहले कुछ दिन तो हमने बड़ा एंजॉय किया, मगर फिर मैं पर्सनली बोर होने लगा। ये फार्म हाउस काफ़ी वीरान इलाके में था और यहाँ ज़्यादा कुछ करने को नहीं था, और वैसे भी यहाँ ना तो फ़ोन के सिग्नल प्रॉपर आते थे और ना ही केबल प्रॉपर थी, इसलिए अपने आप को एंटरटेन करने के लिए एक्टिविटीज़ काफ़ी लिमिटेड थी। इधर एक अजीब बात ये भी थी कि तमाम दुकानें शाम 4 बजे बंद हो जाती थीं। 4 बजे के बाद पूरे बाज़ार में हूक का आलम होता था। हमें ये बात बहुत अजीब लगती थी। फिर हमने सोचा कि इधर ज़्यादा लोग तो होते नहीं, फिर शायद उनको लेट दुकानें खोलकर सिर्फ बिजली का बिल ही पड़ता होगा, तभी ये लोग अंधेरा बढ़ने से पहले दुकानें बंद कर देते होंगे। मेरे मामू की फैमिली में मेरा एक कज़न था, उनका बेटा हनीफ, जिसकी उम्र कोई 12 साल थी। उसका बचपन में एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से उसकी एक टांग ज़ाया हो गई थी। वैसे तो उसको लकड़ी की टांग लगी हुई थी, मगर फिर भी उसको चलने में ज़रा प्रॉब्लम थी। ये था तो बड़ा अच्छा बच्चा, मगर था बहुत खामोश तबा। ना वो ज़्यादा बात करता था और ना उसको ज़्यादा चीज़ों में दिलचस्पी थी। डॉक्टर ने उसकी उस तबीयत की वजह ट्रॉमा करार दिया था। वो हम सबको बहुत ही अजीब लगता था और हम उसको हर वक्त बहलाने की कोशिश करते रहते थे। मेरे मामू के फार्म हाउस पर काम करने सुबह सुबह काफ़ी सारे वर्कर्स आते थे। मैं वक्त गुजारने के लिए उनसे कुछ देर गपशप लगा लेता था। मुझे उन्होंने बताया कि ये पूरा इलाका ज़रा भारी है। यही वजह है कि यहाँ ज़्यादा आबादी नहीं। पहले यहाँ तकरीबन सब ने ही किसी न किसी तरह कुछ न कुछ गैर मामूली एक्सपीरियंस किया है, और यही वजह है कि ज़्यादातर लोग यहाँ से चले जाते हैं, और जो यहाँ हैं वो महज मजबूरी की बिना पर हिजरत नहीं कर सकते थे। तभी इधर तमाम दुकानें 4 बजे ही बंद हो जाती हैं। किसी में अंधेरे में घर से बाहर निकलने की हिम्मत ही नहीं होती थी। मैं उन बातों को नहीं मानता था। इस तरह की फजूल बातों का भला साइंस और टेक्नोलॉजी के उस दौर में मैं कैसे यकीन कर लेता। शाम के वक्त जब हम सब इकट्ठे बैठकर चाय पी रहे थे तो मैंने वर्कर्स वाली बात सबको बताई। नेचुरली सब उस पर खूब हंसे। फिर सब ने ऐसी दकियानूसी बातों का मजाक उड़ाया। मेरे मामू हंसकर बोले, वैसे हो सकता है कि ये इलाका वाकई भारी हो। मुझे ये पूरा फार्म हाउस और इसके साथ ये इतनी बड़ी ज़मीन कोड़ियों के भाव में मिली है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि जिससे मैंने ये सामान ख़रीदा है, अगर मैं ज़रा ज़्यादा ज़ोर लगाता तो शायद वो मुझे मुफ्त में ही दे देता। कौन था वो? मेरे वालिद ने पूछा। पता नहीं, मगर वो जो कोई भी था वो डेस्परेट लग रहा था कि वो उस जगह से जान छुड़ाना चाहता है। हालांकि जगह और फसल बहुत अच्छी हो रही है। बात आई गई हो गई। इस रात बहुत सर्दी थी। रात के कोई 2 बज रहे थे। घर में सब सो रहे थे, मगर मुझे नींद नहीं आ रही थी। पता नहीं क्यों, मगर मुझे बहुत बेचैनी महसूस हो रही थी। सर्द मौसम के बावजूद जब मैंने चेक किया तो मेरे माथे पर हल्के हल्के पसीने आए हुए थे। मैं बिस्तर से उठ बैठा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूँ। जब मैंने चेक किया तो लाइट गई हुई थी। फ़ोन में हस्बे मामूल सिग्नल नहीं आ रहे थे। मैंने डिसाइड किया कि टीवी लाउंज में पड़ी कोई किताब पढ़ लेता हूँ। इधर फजूल लेट कर छत को घूरने का कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे भी मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी। कुछ देर बाद मैं शाल में लिपटा सोफ़े पर बैठा मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में किताब पढ़ रहा था। बाहर मुकम्मल खामोशी थी। पूरा घर सन्नाटे में डूबा हुआ था कि मुझे बाहर एक अजीब सी आवाज़ आई। मैंने गौर किया। वो आवाज़ पहले कभी मेरे कानों में पड़ी हुई है, मगर ये आवाज़ किस चीज़ की थी? मैंने इससे पहले तो कभी ऐसी कोई आवाज़ नहीं सुनी थी।
मैं जहाँ बैठा था उसके सामने वाली दीवार पर एक बड़ी सी खिड़की थी जो मेन लाउन में खुलती थी। ये अजीब सी आवाज़ भी लाउन से ही आ रही थी। मैं सोफे से उठा, खिड़की के पास पहुंचा और थोड़ा सा पर्दा उठाकर बाहर देखने लगा। बाहर मुकम्मल अंधेरा था, लाउन में कुछ भी नहीं था, मगर वो आवाज़ जूं की तूं आ रही थी। मैंने पर्दा बंद कर दिया। अब मैं सोच में था कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे घर वालों को बताना चाहिए या पहले खुद ये चीज़ ज़रा तस्दीक करनी चाहिए कि आखिर ये अजीब आवाज़ कहाँ से आ रही है। ऐसा ना हो कि बात कुछ भी ना हो और मैं मुफ्त में घर वालों को डिस्टर्ब करूं। मैंने एक बार फिर खिड़की से बाहर झांका। इस बार मुझे बाउंड्री वाल के पास कोई खड़ा नज़र आया। लाउन काफ़ी बड़ा था और बाउंड्री वाल जहाँ मैं खड़ा था उससे ज़रा दूर थी। मैंने एक दो बार आंखें मिली और ज़रा गौर से देखने लगा, क्योंकि मुझे लगा कि शायद मुझे धोखा हो रहा है, मगर वो धोखा नहीं था। इस बार मैं उस चीज़ को ज़्यादा बेहतर देख पा रहा था। पहले तो मुझे लग रहा था कि कोई जानवर है, मगर नहीं, वो कोई जानवर नहीं था। वो कोई इंसान था जो बाउंड्री वाल के पास खड़ा था। पर रात के उस वक्त ये कौन हो सकता है? मैं पर्दे के पीछे खड़ा उसको देख रहा था। अचानक वो जो भी था वो बाउंड्री वाल के साथ चलता हुआ मेन गेट की तरफ जाने लगा। मेन गेट ड्राइववे के साथ कनेक्ट था। वो ड्राइववे सीधा गैराज की तरफ आता था, जहाँ पर घर का दरवाज़ा था। दरवाजे के साथ भी एक छोटी सी खिड़की थी। मैंने डिसाइड किया कि उस खिड़की से मुझे उस आदमी पर नज़र रखनी चाहिए, ताकि मुझे पता तो लगे कि वो है कौन और इतनी रात को आखिरकार कर क्या रहा है। मुझे लग रहा था कि ये यकीनन कोई चोर आ चुका है। मैं जल्दी जल्दी कदम उठाता सदर दरवाजे पर पहुंचा और वहां लगी खिड़की से उस शख्स को देखने लगा। वो चलता चलता मेन गेट की तरफ जा रहा था कि अचानक गेट के पास रुक गया। वो बिल्कुल स्टिल खड़ा हुआ था। ऐसे लग रहा था कि वो आसमान को देख रहा है। इधर मुझे वो ज़रा बेहतर नज़र आ रहा था। अचानक मैंने उसे पहचान लिया। हनीफ? अरे ये तो हनीफ है। हनीफ उस वक्त बाहर और वो भी अकेला। खैरियत तो है? हनीफ? मेरे मुंह से बेख्तियार उसका नाम निकला। मैं बिना कुछ सोचे समझे दरवाजे की तरफ लपका। वो रात को इतनी ठंड में अकेला बाहर क्यों खड़ा था? मैंने दरवाज़ा खोला। हनीफ मुझसे कुछ दूर गेट के पास खड़ा आसमान को तक कर रहा था। हनीफ, तुम इधर क्या कर रहे हो? अंदर आओ फ़ौरन। मैं ये कहते हुए उसकी तरफ लपका, मगर अचानक मेरे कदम रुक गए। हनीफ मुझे देख रहा था। उसकी आंखें अंधेरे में अंगारों की तरह चमक रही थी। हनीफ? हनीफ मेरी तरफ मुड़ा। उसकी आंखों से शुआएं फूट रही थी। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता मेरी तरफ आने लगा। हनीफ? न जाने क्यों मेरे गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। उसके अलावा मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरा पूरा जिस्म पत्थर का हो गया है। मैंने हिलने की कोशिश की, मगर बेसूद। मैं उसकी आंखों को देख रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता चलता मेरी तरफ आ रहा था। जैसे जैसे वो मेरे करीब आ रहा था, उसका चेहरा और वजूद मुझे बेहतर नज़र आ रहा था। शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। वो हनीफ ही था और उसकी आंखें दहकते अंगारों की तरह चमक रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। एक और बात, हनीफ बिल्कुल सीधा चल रहा था। वो हल्का सा भी नहीं लंगड़ा रहा था। ये कैसे हो सकता है? मैं पूरा जोर लगा रहा था कि किसी तरह जिन गैर मरे जंजीरों ने मुझे जकड़ा हुआ है उनसे मैं आज़ाद हो सकूं, मगर बेसूद। मेरे मुंह से भी अब कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी। अचानक हनीफ मेरी तरफ भागने लगा। हनीफ भागा। वो बच्चा जिसको चलने के लिए भी कभी कभी सहारे की ज़रूरत पड़ती थी, वो बग़ैर किसी सहारे के बिल्कुल ठीक भाग रहा था। मेरे करीब आते ही हनीफ ने मुझ पर जस्त भरी। मैं ज़मीन पर गिरा। हनीफ मेरे ऊपर था। उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। उसकी आंखें पहले से भी ज़्यादा चमक रही थी। और फिर अचानक उसने मेरी गर्दन पर अपने दांत पेवस्त कर दिए। पता नहीं ये कैसे हुआ, मगर मेरे मुंह से एक ज़ोरदार चीख निकली। मैंने अपना जिस्म हिलाने की कोशिश की, मगर मेरा जिस्म अभी भी उस देखे शिकंजे में जकड़ा हुआ था। बहरहाल मैं चीख सकता था और वैसा ही मैंने किया, मगर आहिस्ता आहिस्ता मेरी चीखने की कुव्वत भी कम हो रही थी। उसके दांत मेरी गर्दन में खुबे हुए थे। वो मेरा खून पी रहा था। मुझ पर गशी तारी हो रही थी।
حنیف بہت دبلا تھا. نہ جانے اس وقت میرے جسم میں بلڈ لاس کی وجہ سے کمزوری ہو رہی تھی یا کوئی اور وجہ تھی، مگر مجھے حنیف کسی بھاری بھرکم بھالو کی طرح محسوس ہو رہا تھا. میں نے ہمت کر کے ایک زوردار چیخ بلند کی اور اس کے ساتھ ہی مجھے بندوق چلنے کی آواز آئی. اس کے ساتھ ہی مجھے بہت سارے قدموں کی آوازیں آئیں. میرے اوپر سے بوجھ اچانک ختم ہو گیا. میں نے انسٹنکٹیولی اپنا سر ہلایا تو حنیف میری چھاتی پر نہیں تھا. اس کے ساتھ ہی مجھے کسی نے تھاما. مجھے اپنے والد کا چہرہ نظر آیا. ساتھ ہی مجھے اپنے ماموں اور بڑے بھائی نظر آئے. ان سب کے ہاتھوں میں پستولیں تھیں. وہ بھاگ گیا. چلیں اسے ڈھونڈیں. میرے منہ سے آواز میرے کانوں میں ہی گونجی نہیں. میں نے بولنا چاہا مگر کمزوری کی وجہ سے میرے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی. ایک عجیب سی افراتفری کا عالم تھا. میں نے گردن گھما کر دیکھی تو مجھے میری مامی نظر آئیں. ان کے چہرے پر ڈر کے آثار نمایاں تھے. ان کی آنکھوں میں آنسو تھے. انہوں نے حنیف کو تھاما ہوا تھا جو دروازے سے مجھے دیکھ رہا تھا. اس کے بعد کے واقعات مجھے خواب کی طرح یاد ہیں. ان شارٹ مجھے جیسے تیسے سرکاری ہاسپٹل پہنچایا گیا. میرا بہت خون بہہ چکا تھا. میرے والد نے ہی مجھے خون دیا جس کی وجہ سے میں موت کے منہ سے واپس آیا تھا. اس کے چند دن بعد جب میری حالت بہتر ہوئی تو میں واپس فارم ہاؤس آ گیا، جہاں 1-2 دن آرام کے بعد میں اپنے کنبے کے ساتھ گھر واپس آ گیا. انہوں نے مجھے بتایا کہ جب انہوں نے میری چیخیں سنی تو پستولیں لیے وہ اپنے کمروں سے باہر آئے. ادھر انہوں نے کسی بھاری بھرکم چیز کو میری چھاتی پر چڑھے دیکھا. انہوں نے اس پر فائر کیا جس سے وہ چیز بجلی کی طرح باہر بھاگی اور آنا فانا نظروں سے غائب ہو گئی. انہوں نے اس کو بڑا ڈھونڈا مگر ان کو وہ کہیں نہیں ملی. انہوں نے پولیس کو بھی کمپلین کی مگر بے سود. میں نے ان کو ساری بات بتائی مگر ایک بات جو میں نے کسی کو نہیں بتائی وہ یہ کہ جس چیز نے مجھ پر حملہ کیا وہ مجھے کسی بھاری بھرکم چیز کی طرح نہیں، بالکل حنیف کی طرح لگ رہی تھی. نہ جانے کیوں مگر میرا دل نہیں تھا کہ میں کسی کو یہ بات بتاؤں. ویسے بھی مجھے یقین تھا کہ وہ حنیف بالکل نہیں ہو سکتا تھا. اب وہ جو کچھ بھی تھا مجھے حنیف کی طرح اور گھر والوں کو ریچھ کی طرح کیوں لگا، اس کا جواب میرے پاس نہیں ہے. مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ جب میرے ساتھ یہ سب ہو رہا تھا تو حنیف اپنے والدین کے ساتھ سو رہا تھا. میں نے یہی بہتر سمجھا کہ کسی کو اس بارے میں نہ بتاؤں. کوئی 1 سال بعد میرے ماموں نے بھی وہ فارم ہاؤس بیچ دیا. ایک تو وہاں ورکر ملنا بہت مشکل ہو گیا تھا، دوسرا ان کو وہاں کچھ نقصان بھی ہوا. وہ کہتے تھے مجھے بڑا بول نہیں بولنا چاہیے تھا کیونکہ پہلے تو مجھے لگا کہ یہ سستے داموں ملا ہے، پھر جب مشکل سے گاہک ملا اس وقت اس فارم ہاؤس کو خریدنے کے لیے انویسٹ کرنا پڑا. ماموں اتنے ڈیسپریٹ تھے کہ اگر وہ کہتا تو شاید وہ اسے فارم ہاؤس مفت میں ہی دے دیتے. وہ ویسے ہی ڈیسپریٹ تھے جیسے ان سے پہلے والا مالک ڈیسپریٹ تھا. ہمیں اس مکان میں صرف 1 مہینہ ہی ہوا تھا. جس گلی میں ہمارا گھر تھا اس کے آخر میں ایک بوسیدہ مکان تھا. اس گھر کی حالت بہت ہی بری تھی اور صاف نظر آ رہا تھا کہ اس گھر میں کوئی نہیں رہتا. اس کا پینٹ تو کب کا اڑ چکا تھا. اس کا پلستر بھی جگہ جگہ سے اکھڑا ہوا تھا اور نیچے کی اینٹیں صاف نظر آ رہی تھی. اس گھر کے اندر جانے کے لیے ایک بڑا گیٹ تھا جس پر زنگ لگا ہوا تھا. حیرانی کی بات یہ تھی کہ اس کا تالا باہر کے بجائے اندر والی سائڈ پر لگا ہوا تھا. ایسا کیوں تھا اور یہ کس نے کیا تھا، اس کا علم کسی کو بھی نہیں تھا. انفیکٹ زیادہ لوگوں کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ گھر آخر ہے کس کا. اس گھر کے بارے میں مشہور تھا کہ وہاں سایہ ہے. بہت سارے لوگوں کے پاس اس گھر کو لے کر بہت سارے قصے تھے. مجھے اس وقت تو نہیں پتا تھا کہ وہ باتیں بنی ہوئی تھیں یا سچ، مگر ایک بات ظاہر تھی کہ کوئی اس گھر کے پاس نہیں جاتا تھا، خصوصاً رات کے وقت. ویسے بھی وہ گھر گلی کے آخر میں تھا تو کسی کو اندر جانے کی ویسے کوئی ضرورت نہیں تھی. ایک شام میں اپنے دوستوں کے ساتھ گلی میں کرکٹ کھیل رہا تھا. میری عمر اس وقت کوئی 16 سال تھی. میں بیٹنگ کر رہا تھا. جب بال آئی تو میں نے ایک زوردار شاٹ لگائی. اب وہ گلی اتنی بڑی تو تھی نہیں. بال اڑتی گئی اور سیدھا اس گھر کے اندر جا گری جس کے بارے میں وہ سارے قصے مشہور تھے. اوہ یہ کیا کیا تم نے، میرے دوست بولے.
ठहरो, मैं लेकर आता हूँ, मैं बोला। क्या तुम पागल तो नहीं हो गए? पता है ना अंदर क्या है? अब मैं उनसे बहस कर रहा था कि मैं लेने जा रहा हूँ और मेरे दोस्त मुझे जाने से रोक रहे थे। मेरी इंसिस्टेंस की वजह ये थी कि वो बॉल मेरा था और मैं उसे खोना नहीं चाहता था। खैर, थोड़ी देर की बहस के बाद हम सारे उस घर के बाहर खड़े थे। उस घर के अंदर एक छोटा सा बागीचा था। सुना था कि काफ़ी अरसा तिब्बल लोग वहाँ कचरा वगैरह फेंकने लगे थे। फिर उन लोगों ने ऐसा किया कि वो सब बीमार होकर मर गए। उससे डरकर लोगों ने वहाँ कचरा फेंकना बंद कर दिया था। अरे यार, तुम फिर सोच लो, मेरे दोस्त बोले। ऐसा कुछ नहीं होगा, ये सब बकवास है। और उसके बाद मैं अपने एक दोस्त के कंधे पर चढ़ा और थोड़ी कोशिश के बाद उस मकान की दीवार के ऊपर बैठ गया। वो बाहर से ऐसे लगता था कि उस मकान की बहुत बुरी हालत है, मगर जहाँ मैं था वहाँ से लगता था कि ये मकान बस गिरने ही वाला है। दीवारों पर बड़े क्रैक्स, जगह जगह से उखड़ा हुआ प्लस्तर और बड़ी बड़ी घास ने उस मकान की वहशत में इजाफा किया हुआ था। मैंने दीवार पर बैठे बैठे मकान का जायज़ा लिया, फिर अपना बॉल ढूंढने लगा, मगर मुझे बॉल कहीं नज़र नहीं आया। घास बहुत ऊंची थी। मैंने भी यही अंदाज़ा लगाया कि अगर मैं अंदर कूद भी गया तो वापस खुद नहीं आ सकूंगा। मेरे दोस्त मुझे वापस आने का कह रहे थे। उनको ये भी डर था कि अगर हमें किसी ने देख लिया तो क़यामत आ जाएगी। मैं भी सोच ही रहा था कि मुझे एक आवाज़ आई। मैं चौंकना होकर इधर उधर देखने लगा। क्या हुआ? मेरे दोस्तों ने पूछा। इससे पहले कि मैं कुछ बोलता, कोई सख्त चीज़ मेरी टांग पर लगी। मैंने एकदम सामने देखा। ये क्या हुआ? मैं अभी अपने आप को संभाल ही रहा था कि एक और सख्त चीज़ मेरी छाती से टकराई, मगर इस बार मैंने देख लिया कि वो क्या है। पत्थर। मुझे कोई पत्थर मार रहा था। इससे पहले कि मैं कुछ करता, अचानक मुझ पर पत्थरों की बारिश शुरू हो गई। लग रहा था कि कोई मुझे इस बोसीदा मकान के अंदर से पत्थर मार रहा है, मगर कोई नज़र नहीं आ रहा था। मैं चीखा और फिर एक पत्थर मेरे माथे पर आकर लगा, जिसकी वजह से खून निकलने लगा। मैंने चीखते हुए गली में छलांग लगा दी। मेरे दोस्तों ने मेरी हालत देखी, मगर जब मैं मज़ीद चीखा तो हम सब ने अपने अपने घरों की तरफ दौड़ लगा दी। मैं घर का दरवाज़ा ज़ोर से खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो मेरी माँ मेरी हालत देखकर घबरा गई। मेरे माथे से खून बहकर अब मेरी शर्ट तक पहुँच गया था। मैं बुरी तरह रो रहा था। मेरे वालिदैन ने मुझे संभाला और फ़ौरन करीब ही हस्पताल ले गए। मुझे 8 टांके लगे, जिसके निशान अब तक मेरे माथे पर मौजूद हैं। रात गए मैं घर वापस आया और फिर मुझे तेज़ बुखार चढ़ गया। मेरी माँ ने मुझे दसाई दी और मैं सो गया, मगर रात मैंने बड़ा ही डरावना ख्वाब देखा और अब तो मैं उसे ख्वाब ही कहता हूँ। मगर न जाने मुझे कभी कभी यूँ लगता है कि वो कोई ख्वाब नहीं, हकीकत थी। मैं क्या देखता हूँ कि मेरे कमरे में हर जगह खून ही खून है। मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था कि अचानक मैं क्या देखता हूँ कि कमरे के कोने में एक आदमी खड़ा है। एटलीस्ट मुझे लग रहा था कि वो आदमी है। इसके चेहरे पर झरियाँ पड़ी हुई थीं। इसकी नाक बिल्कुल लिपटी हुई थी। इसकी कमर झुकी हुई थी। इसकी आंखों से पीले रंग का मादा बहकर इसके मेले कपड़ों पर गिर रहा था। कौन हो तुम? मैं बोला। इसके बाद उसने अपना मुंह खोला। इसका मुंह इतना खुल गया कि अगर वो चाहता तो मुझे पूरा ही निगल लेता। अंदर इसके बड़े बड़े नोकीले दांत साफ नजर आ रहे थे। बचाओ, मैं चीखा और फिर अचानक इसने मुझ पर छलांग लगा दी। मैं ज़ोर से चीखा और मेरी आँख खुल गई। मेरे घर वालों ने मुझे थामा हुआ था। कुछ देर बाद जब मुझे ज़रा हौसला हुआ तो मैंने उन्हें सारी बात बताई। अभी तक मैंने उनको वो मकान वाली बात नहीं बताई थी। खैर, इसके बाद मैं कुछ दिनों में ठीक हो गया। इस दौरान ख़त्म वग़ैरह भी किए गए। चंद दिन में ज़िंदगी मामूल पर आ गई, लेकिन अब मैं इस घर के पास जाने से भी डरता था। एक शाम मैं खेल कर घर वापस आया। ना आने की वजह से मैं अपने कमरे में गया तो क्या देखता हूँ कि मेरे बेड पर कुछ पड़ा हुआ है। मैंने पास जाकर देखा और जो चीज़ मुझे नज़र आई उसे देखकर मैं कमरे से बाहर भागा। मेरे बेड पर मेरा वही बाल पड़ा हुआ था जो इस मकान के अंदर गिरा था। ऐसे लग रहा था कि जैसे किसी ने उसे बीच में से फाड़ दिया है और इस पर ताज़ा खून के छींटे साफ नज़र आ रहे थे।
तो ये थी आज की हॉरर स्टोरीज़। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होंगी। वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कमेंट्स में बताएं कि अगली कहानी किस मौजू पर सुनना चाहते हैं। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।